29 जून 1971 3 कॉस्मोनॉट दुनिया के पहले ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 में बैठे थे, जहां वो इस स्पेस स्टेशन में पिछले 23 दिनों से रुके हुए थे, जहां उन्होंने कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए, ढेर सारा डेटा इकट्ठा किया और इंसानी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। लेकिन अब उनके घर लौटने का समय आ गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी रिसर्च, सैंपल और डिवाइसेस को पैक किया और वापसी के लिए सोयूज 11 डिसेंट मॉड्यूल में चले गए। ये वही कैप्सूल है जो कि उनको इस स्पेस स्टेशन से सुरक्षित धरती पर ले जाने वाला था। करीब 6:28 पर उन्होंने सैल्यूट 1 और सोयूज 11 के बीच का हैच बंद किया और अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की। कुछ ही देर में सोयूज 11 पृथ्वी की ओर लौटने लगा, जहां धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर इस पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखे हुए थी, जहां वो लगातार रेडियो की मदद से क्रू के साथ कांटेक्ट में थी। लेकिन 10:47 पर रेडियो कम्युनिकेशन कट हो गया। शुरुआत में वैज्ञानिकों को चिंता नहीं हुई, क्योंकि री एंट्री के समय प्लाज्मा शील्ड के कारण अक्सर सिग्नल कुछ देर के लिए गायब हो जाता है और बाद में वापस भी आ जाता है। लेकिन सोयूज 11 के केस में सिग्नल गया तो था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। 11:16 और 52 पे सोयूज 11 का कैप्सूल कजाकिस्तान में सेफली लैंड कर जाता है, जहां आसमान में गूंजते हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे उतरते हैं। रेस्क्यू टीम कैप्सूल की ओर दौड़ती है। पहले तो सब कुछ बिल्कुल रूटीन की तरह लगता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीनों कॉस्मोनॉट को देखने के लिए कैप्सूल के हैच को खोला तो उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी उम्मीद उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी। 3 जून 1971 लॉन्च के 3 दिन पहले एक रूटीन टेस्ट में पता चला कि जो 3 लोग इस मिशन के लिए चुने गए थे, उनमें से एक को टीबी हो सकता है, क्योंकि उसके एक्सरे रिपोर्ट में एक ब्लैक स्पॉट को उसके लंग्स में देखा गया। प्रोटोकॉल के मुताबिक पूरे क्रू को हटा दिया गया और बैकअप टीम को भेजा गया। इस नए क्रू में जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की, जो कि इस मिशन के कमांडर बने, जबकि ये उनका पहला स्पेस मिशन था। इसी के साथ व्लादिस्लेव वोल्कोव, जो कि इस टीम के एकमात्र एक्सपीरियंस्ड कॉस्मोनॉट थे, जो कि पहले भी स्पेस में जा चुके थे, और आखिर में 38 साल के विक्टर पेस्यायेव, जो कि इस मिशन में एक रिसर्च इंजीनियर का रोल निभाने वाले थे। 1971 तक स्पेस रेस एक ग्लोबल पावर गेम बन चुका था, क्योंकि पहले तो सोवियत यूनियन इस स्पेस रेस में बाकी सभी देशों से आगे था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने 1969 में इंसानों को चांद पर उतारा, तो वो इस स्पेस रेस में सबसे आगे निकल गए। इस वक्त तक सोवियत यूनियन अपनी इमेज को वापस से रीगेन करना चाहता था, और स्पेस स्टेशन टेक्नोलॉजी उनकी आखिरी उम्मीद थी, जहां ये सोयूज 11 मिशन उनका एक ऐसा मौका था जो कि सभी देशों को ये बता सकता था कि अभी भी उनकी स्पेस कैपेबिलिटीज अनमैच्ड है। 6 जून 1971 को करीब 4:55 पर बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान से सोयूज 11 लॉन्च होता है, दुनिया के पहले स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 की ओर। सैल्यूट 1 दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन था जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा सक्सेसफुली सोयूज 11 से कुछ महीनों पहले ही स्पेस में भेजा गया था, और अब इंसान पहली बार किसी स्पेस स्टेशन के अंदर कदम रखने के लिए रवाना हो चुके थे। इस मिशन का लॉन्च बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया, जहां देखते ही देखते ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्मूथली क्रॉस कर जाता है। सोयूज 11 जब सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर दूर था सैल्यूट 1 से, तो ऑटोमेटिक डॉकिंग सिस्टम ने पूरा कंट्रोल अपने अंडर में ले लिया। लेकिन जैसे ही ये डिस्टेंस 100 मीटर की रही, तो कंट्रोल फिर से कॉस्मोनॉट के हाथों में आ गए। लॉन्च से 27 घंटों के बाद आखिरकार सोयूज 11 स्पेस स्टेशन के साथ कनेक्ट हो गया था। हालांकि डॉकिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आई जरूर, लेकिन डॉकिंग सक्सेसफुल रही। 7 जून 1971 को ये वो दिन था जब इंसान पहली बार स्पेस स्टेशन के अंदर एंटर कर गए। क्रू इस बात की खुशी मना ही रहा था कि तभी स्टेशन के अंदर की हवा में धुआं और जलने की बदबू आने लगी। क्रू ने सावधानी से वेंटिलेशन सिस्टम के खराब पार्ट्स को रिप्लेस किया, और हवा साफ होने तक वो दोबारा से सोयूज कैप्सूल में चले गए। स्पेस की खामोशी के बीच वो कैप्सूल में बैठे थे, जहां सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम की हल्की आवाजें आ रही थी और नीचे पृथ्वी चुपचाप बहती जा रही थी। जब सैल्यूट 1 के अंदर की हवा सांस लेने के काबिल हुई, तो क्रू सैल्यूट 1 के अंदर चला गया। हर दिन का शेड्यूल तय था, लेकिन बिना ग्रेविटी के समय धीरे धीरे बहता हुआ लगता था। हर सुबह मिशन कंट्रोल की आवाजों से क्रू की नींद खुलती थी, जहां उनका पहला काम होता था हेल्थ चेक, और फिर
एक्सरसाइज। क्रू को दिन में 2 बार ट्रेडमिल पर दौड़ना होता था, लेकिन जब भी वो ट्रेडमिल पर दौड़ते थे तो इससे पूरा स्टेशन हिलने लग जाता था, सोलर पैनल कांपने लग जाते थे और प्रोपेलर टैंक से भी आवाजें आनी शुरू हो जाती थी। क्रू को डर लगता था कि कहीं कुछ क्रैक ना हो जाए, लेकिन उनके लिए ये एक्सरसाइज बेहद जरूरी थी। जहां वो ये एक्सरसाइज पेंगुइन सूट्स पहनकर करते थे, जो कि असल में ग्रेविटी सिमुलेट करने के लिए बनाए गए थे, और इसके चलते इन्हें पहनकर एक्सरसाइज करना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल था। ये सैल्यूट 1 स्पेस स्टेशन एक ऑर्बिटल लेबोरेटरी और ऑब्जर्वेटरी थी, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रिसर्च इक्विपमेंट और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। क्रू को यहाँ पर कई सारे टास्क के साथ भेजा गया था, जैसे स्टेशन के डिजाइन, सिस्टम और इक्विपमेंट का टेस्टिंग करना, मैनुअल और ऑटोमेटिक नेविगेशन ओरिएंटेशन का एनालिसिस भी करना, अर्थ के सरफेस, वेदर, स्नो और आइस से कवर्ड जगहों की स्टडी करना, स्पेस में होने वाला फिजिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को बारीकी से समझना, और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद के शरीर पर स्पेस का क्या असर होता है उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्रू ने चाइनीज कैबेज और ऑनियन को हाइड्रोपोनिक सेटअप में ग्रो किया, जो कि इस मेटेलिक स्टेशन की इकलौती रेयर हरियाली थी। उन्होंने दूर के सितारों की स्पेक्ट्रोग्राम और वोल्गा रिवर के ऊपर जमी बर्फ की भी तस्वीरें ली। अपने प्लेनेट को ऊपर से देखना अनरियल सा एक्सपीरियंस था। क्रू लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहा था, जहां हर टास्क ग्राउंड कंट्रोल के लिए रिकॉर्ड भी किया जा रहा था। इन सारी ड्यूटीज के बीच क्रू को स्पेस की गहरी खामोशी महसूस होती थी। कभी कभी उन्हें सिर्फ अपनी सांसों की आवाज और छोटे फंकों की हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई देती थी। बाहर कोई हवा नहीं, कोई मौसम नहीं, सिर्फ अंधेरा और दूर चमकता सूरज। ये रियलाइजेशन बहुत गहरी थी कि सिर्फ एक पतली सी मेटल और प्लास्टिक की दीवार उन्हें वैक्यूम से बचा रही थी। रात को सोना भी एक चैलेंज था, क्योंकि क्रू को दीवार पर टंगे स्लीपिंग बैग्स में सोना पड़ता, जहां उनका शरीर स्टेशन की सतह से ऊपर झूल रहा होता। 11वें दिन स्टेशन में आग लग गई। पूरे कैबिन में धुआं और जलती प्लास्टिक की बदबू फैल गई। क्रू ने तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहने और एवैक्यूएशन के लिए सोयूज कैप्सूल में चले गए। ये कोई टेस्ट नहीं था, बल्कि एक असली में लगी फायर इमरजेंसी थी। मिशन कंट्रोल इतना टेंशन में आ गया था कि स्टेशन अबेंडन करने तक का प्लान कंसीडर किया गया। करीब 40 मिनटों तक क्रू वहां पर बैठा रहा, इस डर के मारे कि आगे क्या होगा। हालांकि आग तो बुझ गई थी, लेकिन क्रू इस नजारे को देख करके बिल्कुल हिल चुका था। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि स्पेस में छोटी सी भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। क्रू के लिए स्पेस दिन ब दिन डरावना बनता जा रहा था, लेकिन अर्थ से उनकी बातचीत ही उनकी लाइफलाइन थी। जब भी वो मिशन कंट्रोल से बात करते तो अपनी फीलिंग्स और ऑब्जर्वेशन भी उनके साथ शेयर करते। कभी उन्हें हल्के जोक्स भी सुनाते और कभी कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन भी उन पर निकाल देते। लेकिन फिर भी क्रू हर दिन अपना काम करता गया, ब्रॉडकास्ट में स्माइल करता गया, सब कुछ एकदम ठीक हो ऐसा ही दिखाता गया, जैसे कोई दिक्कत आ ही नहीं रही हो। जहां दुनिया को लग रहा था कि मिशन बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, लेकिन हकीकत में चीजें इसकी उल्टी थी। 19 जून 1971 को सैल्यूट 1 स्पेस स्टेशन में बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, और ये बर्थडे उन्हीं 3 क्रू मेंबर्स में से एक विक्टर पस्यायेव का था, जहां वो अपना 38th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने से विक्टर हिस्ट्री के ऐसे पहले इंसान बन गए जिन्होंने अपना बर्थडे स्पेस में मनाया था। मुश्किलों के बीच कुछ लम्हे ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए यादगार बन गए। जब सूरज धरती की कर से निकलता तो नीले आसमान को सुनहरे रंगों में रंग देता, एक ऐसा नजारा जो किसी सपने जैसा लगता था। सारे कॉस्मोनॉट ने कमाल कर दिया, क्योंकि वो इस स्पेस स्टेशन में पिछले 23 दिनों से रुके हुए थे, और इस वक्त तक किसी भी इंसान ने इतना समय स्पेस में नहीं बिताया था। जहां उन्होंने टोटल 362 अर्थ ऑर्बिट्स कंप्लीट किए। जैसे जैसे मिशन खत्म होने को आया, क्रू ने अपने एक्सपेरिमेंट्स बंद किए, सैंपल पैक किए और स्टेशन को अगली टीम के लिए भी तैयार कर दिया। उन्हें अपनी अचीवमेंट का एहसास तो था, लेकिन साथ ही वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे और उन्हें अब घर लौटने की भी तड़प हो रही थी। 29 जून 1971 को मिशन ऑफिशियली एंड किया गया और सारे इंपोर्टेंट सामान को सोयूज के डिसेंट मॉड्यूल में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर के बाद जैसे ही उन्होंने हैच को बंद करने की कोशिश की तो एक दिक्कत आ गई। हैच ओपन वार्निंग लाइट कॉन्टिन्यूअसली जलने लग गई। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उन्होंने बार बार ट्राई किया, लेकिन लाइट फिर भी बंद नहीं हो रही थी। ग्राउंड कंट्रोल ने उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। काफी मशक्कत के बाद फाइनली वार्निंग लाइट बंद हो गई। इसका मतलब था कि अब यह हैच परफेक्टली सील हो गया है। 6:25 पर सोयूज 11 ऑफिशियली सैल्यूट 1 स्पेस स्टेशन से अनडॉक हो गया। अगले दिन री एंट्री प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। कजाकिस्तान लैंडिंग साइट पर रिकवरी टीम्स ऑलरेडी
डीप पहुंच चुकी थी। हैच का तो प्रॉब्लम रिसॉल्व हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अभी भी छुपी हुई थी। जब री एंट्री स्टार्ट हुई तो एक रेडियो ब्लैकआउट आया, जो कि नॉर्मल होता है प्लाज्मा बिल्डअप के चलते। यूजुअली कम्युनिकेशन पैराशूट डिप्लॉय होने के बाद वापस आ जाता है। सोयूज लैंडिंग प्रोसीजर काफी सिस्टमेटिक होता है, जहां 140 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ऑर्बिटल और सर्विस मॉड्यूल डिटैच हो जाते हैं और फिर प्लाज्मा ब्लैकआउट करीब 5 मिनट और 50 सेकंड तक रहता है। और जैसे ही कैप्सूल 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर आता है तो वो अपना पैराशूट खोल देता है। जमीन से केवल 1 या 0.7 मीटर की डिस्टेंस बचती है तो सॉलिड फ्यूल इंजन्स फायर किए जाते हैं ताकि एक सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। 11:16 और 52 सेकेंडों पर कैप्सूल परफेक्टली कजाकिस्तान में लैंड कर जाता है। जैसे ही कैप्सूल लैंड हुआ तो सबसे पहले सोवियत रिकवरी टीम्स कैप्सूल तक पहुंच गई, जिनमें सर्च और रेस्क्यू पर्सनल शामिल थे। ये लोग टचडाउन के कुछ मिनटों बाद ही वहां पर पहुंच गए, जहां उन्हें हेलीकॉप्टर्स ने गाइड किया, जो कि कैप्सूल के पैराशूट को ट्रैक कर रहे थे। जब कैप्सूल का हैच खोला गया तो टीम ने देखा कि तीनों कॉस्मोनॉट अपनी सीट पर बिल्कुल मोशनलेस और लाइफलेस होकर पड़े हुए थे। उनके चेहरों पर डार्क ब्लू पैचेस थे और उनकी नाक और कान से खून भी नजर आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने कैप्सूल को बाहर से देखा तो उन्हें कैप्सूल बाहर से बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। मिशन कंट्रोल का मूड एकदम से बदल गया। रिकवरी टीम ने देखा कि डॉब्रोवस्की का शरीर अभी भी वार्म था, इसीलिए डॉक्टर्स ने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और रेसिसिटेशन की भी कोशिश की, लेकिन सभी एफर्ट्स फेल हो गए। इसके बाद ग्राउंड टीम मिशन कंट्रोल के साथ अपना पहला कम्युनिकेशन बनाती है, जहां वो एक कोडेड हेल्थ स्टेटस सिस्टम के अनुसार मिशन कंट्रोल को कॉस्मोनॉट की हेल्थ बताती है। इस कोडेड हेल्थ स्टेटस सिस्टम में 5 नंबर्स होते हैं, जहां हर एक नंबर हेल्थ के स्टेटस को सिंबलाइज करता है, जैसे 5th एक्सीलेंट हेल्थ, 4th गुड हेल्थ, 3rd इंजर्ड, 2nd सेवियरली इंजर्ड और 1st डेड। और उस दिन ग्राउंड टीम ने मिशन कंट्रोल को कहा 111। इसका मतलब था कि तीनों कॉस्मोनॉट डेड थे और किसी को नहीं पता था कि आखिर इन तीनों के साथ स्पेस में हुआ क्या। सोयूज 11 हादसे के बाद तुरंत एक स्टेट कमीशन बनाया गया, जहां उन्होंने सोयूज 11 कैप्सूल के सिस्टम और उसके हर एक पार्ट को अच्छी तरीके से जांचा। टेलीमेंट्री डाटा यानी मॉड्यूल से भेजे गए सिग्नल्स को भी चेक किया गया। कैप्सूल को खोल कर देखा गया और लैंडिंग वाली जगह पर जाकर टेस्ट भी किया गया कि कहीं कोई लीक या मैकेनिकल गड़बड़ी तो नहीं। जल्द ही ध्यान प्रेशर इक्वलाइजेशन वाल्व पर गया और ये समझ आया कि मॉड्यूल सेपरेशन के वक्त कुछ गड़बड़ी हुई थी। जब कॉस्मोनॉट की बॉडी पर पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर्स ने पाया कि उनके दिमाग में अंदरूनी खून बह रहा था, त्वचा के नीचे भी ब्लीडिंग थी, उनके कान के पर्दे फट गए और फेफड़ों में खून था, जहां खून में उन्हें नाइट्रोजन के बुलबुले मिले। और ये सारे लक्षण बताते हैं कि वो सब अचानक से वैक्यूम में आ गए, यानी उस हालत में जहां बिल्कुल भी हवा नहीं होती है। इसी वजह से उनका बॉडी प्रेशर एक झटके में खत्म हो गया, जिसे डीकम्प्रेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा उनके शरीर में लैक्टिक एसिड काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया, जो कि ये बताता है कि उन्हें बेहद ज्यादा ऑक्सीजन की कमी झेलनी पड़ी और शरीर पर जबरदस्त स्ट्रेस भी पड़ा। लेकिन आखिर स्पेस में हुआ क्या? तो दरअसल स्पेस क्राफ्ट में एक प्रेशर इक्वलाइजेशन वाल्व होता है, जो जमीन पर सेफली उतारने के बाद खुद ब खुद खुल जाता है ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके। लेकिन एक डिजाइन की गलती के कारण जो एक्सप्लोसिव बोल्ट मॉड्यूल को अलग करने के लिए होते हैं, वो एक एक करके फायर होने की बजाय एक साथ फायर हो गए। इस जोरदार झटके से वाल्व 168 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही खुल गया, जहां बाहर सिर्फ वैक्यूम था और इसका नतीजा कैप्सूल की सारी हवा स्पेस में निकल गई और कुछ ही सेकंड में पूरा कैप्सूल डीप्रेशराइज हो गया, यानी वहां एक भी सांस लेने लायक हवा नहीं बची। लेकिन अगर स्पेस में ये चीज होने का रिस्क था तो कॉस्मोनॉट ने प्रेशर शूट क्यों नहीं पहने हुए थे? तो इसका आंसर ये है कि सोयूज कैप्सूल बहुत ही ज्यादा छोटा और तंग था, जहां उसमें 3 लोग प्रेशर शूट पहनकर नहीं बैठ सकते थे। इसीलिए यूएसएसआर ने एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना ली थी, जहां उनके मुताबिक 3 लोग सिर्फ फ्लाइट सूट पहनकर जा सकते थे, ना कि भारी प्रेशर सूट, क्योंकि उन्हें लगता था कि डीप्रेशराइजेशन का खतरा बहुत ही कम है, इसीलिए उन्हें ये जरूरी नहीं लगता था। लेकिन क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? तो इसका आंसर है हाँ। अगर सिस्टम को बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया होता या असली हालातों में टेस्ट किया गया होता तो ये हादसा रोका जा सकता था। एक्सप्लोसिव बोल्ट को अगर सही तरीके से एक एक करके फायर किया जाता, या अगर वाल्व को मैनुअली बंद करने का सिस्टम होता, या क्रू ने प्रेशर शूट पहना हुआ होता, तो वो बच सकते थे। जब प्रेशर चला गया तो कॉस्मोनॉट 15 से 20 सेकंड में बेहोश हो गए और 40 से 110 सेकंड्स यानी लगभग 1 से 2 मिनट में उनकी मौत हो गई। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही तेजी से हुई और शरीर के लिए ये बहुत ही पीड़ादायक रही। इस हादसे ने साबित कर दिया कि कॉस्मोनॉट को अब हमेशा प्रेशर सूट पहनने होंगे, चाहे फिर
वो लॉन्च हो, डॉकिंग हो या फिर री एंट्री ही क्यों ना हो। इसके बाद सोयूज कैप्सूल को फिर से रीडिजाइन किया गया ताकि सूट पहनने की जगह बन सके, और इस इंसिडेंट के बाद क्रू साइज को 3 से घटाकर 2 कर दिया गया ताकि हर कोई सूट्स अच्छी तरीके से पहन सके। केबिन के प्रेशर वाल्व को नए तरीके से डिजाइन किया गया ताकि वो लैंडिंग से पहले गलती से ना खुल जाए, जैसे कि सोयूज 11 हादसे में हुआ था। इस डिजास्टर ने बताया कि मैनुअल ओवरराइड और इमरजेंसी प्रोटोकॉल को और बेहतर होने चाहिए। वाल्व और कंट्रोल की पोजीशन और एक्सेसिबिलिटी को दोबारा से चेक किया गया ताकि ऐसी इमरजेंसी में क्रू जल्दी से एक्शन ले सके। शुरुआत में यूएसएसआर ने इस डिजास्टर के कारणों को छुपाया, जिससे पूरी दुनिया में कंफ्यूजन और चिंता बनी रही, लेकिन बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स शेयर की, जिससे न सिर्फ सोवियत बल्कि अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम ने भी अपनी सेफ्टी सिस्टम्स को और मजबूत किया। सोयूज 11 क्रू के सैक्रिफाइस से जो सुधार हुए, उन्होंने आगे चलकर कई एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट की जान बचाई। उनकी याद में मेमोरियल बनाए गए, जहां आज भी सोयूज स्पेसक्राफ्ट को यूज किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।